दोस्तों, एक लड़की है जिसकी नई नई शादी होती है। शादी के कुछ दिनों के बाद ससुराल में रहती है। कुछ दिनों के बाद वो फिर अपने पति के साथ एक बड़े शहर में शिफ्ट हो जाती हैं, जहाँ पर वो जॉब कर रही है। एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है। उसका पति भी एक दूसरी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जॉब कर रहा है। कुछ दिनों के बाद ही जब ये लड़की रात को घर वापस जाने के लिए ऑफिस से निकलती हैं, तो बीच रास्ते में कुछ गुंडे उसको उठा लेते हैं और इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। अब भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये कि इस लड़की के साथ बलात्कार होता है। फिर वो पुलिस के पास जाती हैं, पुलिस उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में अगर इस लड़की का 2 फिंगर टेस्ट होता है तो मान लीजिए कि ये कितनी बुरी बात होगी। राइट, आज हम ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है इसको समझेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कोट ऑफ द डे को देख लेते हैं। विंस्टन चर्चिल, जिनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, वो एक पॉलिटिशियन थे, सोल्जर थे, एक राइटर थे, और 1940 से लेकर 45 के बीच में जब विश्व युद्ध 2 चल रहा था, तब वो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। और विश्व युद्ध जब ख़त्म हो गया उसके बाद 1951 से लेकर 55 तक भी वो यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे। तो 2 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके एक महान व्यक्ति। और इनके बारे में मीन्स भारत के प्रति उनका जो रवैया था वो नेगेटिव था, लेकिन उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी थी, जैसे कि जिस प्रकार से वो काम करते थे। 70s 80 60s, लेट 60s और लेट 70s में थे वो, और जब जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, मीन्स जो एनर्जी थी उनकी, उसके भी बहुत सारे राज हैं। विल टॉक अबाउट इट मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसको देखेंगे। विंस्टन चर्चिल का जीवन जो है उसमें से कुछ चीज़ें हम सीख सकते हैं। लेकिन उनका एक कोट है यहाँ पर, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, अगर आपका जीवन फिलहाल ऐसा चल रहा है कि आपको हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है, आपने कोई लेट्स से बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप ऐसे फेज़ में पहुंच गए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि ना तो आप आगे जा रहे हैं ना तो आप पीछे जा सकते हैं। अब इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया, टाइम, मनी, एनर्जी का, कि आप इसको छोड़ भी नहीं सकते और आपको प्रोग्रेस भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर विंस्टन चर्चिल हमें यह कहते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल, ख़राब समय से अगर आप गुजर रहे हैं तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, दैट इज़ कीप गोइंग। आगे ही बढ़ते रहिए, क्योंकि ये वाला फेज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक नया उजाला होता ही है। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस बाय प्रशांत मावानी। आज 1 नवंबर 2022 है। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे 2 फिंगर टेस्ट के बारे में। इसी विषय के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा आर्टिकल है, बैन इजंट इनफ। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दोनों एक ही मुद्दे पर हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेमिंग सोशल मीडिया, इस पर 3 आर्टिकल्स हैं। ये 2 आर्टिकल्स जो हैं वो इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला आर्टिकल जो है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है। और लास्ट में हम COP27 की मीटिंग जो होने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन विद 2 फिंगर टेस्ट इज ए क्राइम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है। दोस्तों, सेक्सुअल वायलेंस जब होता है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो क्या होता है पता है? हेल्थ प्रोवाइडर्स, उनको क्या करना चाहिए? जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, तो उनको ये जो भी विक्टिम है, जो पीड़ित हैं, तो उनसे जितना भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट कर सके उतना करना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट इस पीड़ित को मिलनी चाहिए वो देनी चाहिए। इज़न्ट इट? दिस इज़ वेरी लॉजिकल थिंग, यही करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर जगह पर नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसी चीज़ हो रही है कि महिलाओं की 2 फिंगर टेस्ट की जाती है। ये अनसाइंटिफिक है, ये गलत है। 2 फिंगर टेस्ट, आप में से कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा कि व्हाट इज 2 फिंगर टेस्ट। तो लेट मी टेल यू, 2 फिंगर टेस्ट में क्या करते हैं, जो महिला है, जो पीड़ित है, उसकी वजाइना में डॉक्टर्स जो हैं वो 2 फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं, 2 उंगलियां जो होती हैं उसको इंसर्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि ये महिला जो है ये सेक्सुअली एक्टिव
एक्टिव हैं या नहीं, इन द सेंस कि क्या ये इसका कोई सेक्सुअल पार्टनर है या नहीं, ये चीज़ चेक की जाती है। जो मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, तो उसमें एक महिला जो है उसकी नई नई शादी हुई है, तो ऑफ कोर्स शी विल बी सेक्सुअली एक्टिव। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका रेप करता है और फिर उसके बाद यह तय किया जाए कि, या फिर ये माना जाए कहीं ना कहीं, ये जो टू फिंगर टेस्ट है ना, वो एक, इसको वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है कि महिला जो है वो वर्जिन है या नहीं। मीन्स इसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये टू फिंगर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि रेप हुआ है या नहीं, राइट। ये अनसाइंटिफिक है, इसका इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। और अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहली बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आदेश दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 आर्टिकल्स को देखने वाले हैं, तो मैं आपको स्पेसिफिक ईयर 2013 की बात भी करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस चीज़ के बारे में अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया है कि ये चीज़ जो है वो बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक पेट्रियार्कल सोच है, एक पितृसत्तात्मक सोच है ये, कि एक महिला जो है अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता। और महिलाओं के प्रति एक नेगेटिव रवैया जो है वो ये दर्शाता है ये टू फिंगर टेस्ट। और ये प्रैक्टिस जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा गया है। लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई डॉक्टर इस प्रकार की टेस्ट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, और ये मिसकंडक्ट करने के लिए उनको दोषी उसके ऊपर कार्यवाही होगी, और पाया जाएगा कि अगर उन्होंने ये टू फिंगर टेस्ट की है तो फिर उनको सज़ा भी होनी चाहिए। और ये एक अच्छा ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक फाइनल, आप कह सकते हैं, वार्निंग दे दी है, एक फाइनल स्टैंड ले लिया है कि अब इसको बंद ही करना है। ये पूरे देश में कहीं पर भी इसको प्रैक्टिस जो है वो किया ही नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनकरेक्ट एग्जम्पशन है कि सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं जो हैं उनका रेप नहीं हो सकता। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, या फिर ऐसा हम कैसे सोच सकते हैं? जो मैंने एग्जांपल दिया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, उसमें ये हो सकता है। और यहाँ पर तो शादी की बात की है। जस्ट इमेजिन कि एक लड़की जो है उसकी शादी नहीं हुई है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसका कोई लवर है, उसके साथ वो सेक्सुअली एक्टिव है, कंसेंट से है, उसकी मर्जी से है, शी इज़ एन एडल्ट। और उसके बाद अगर कोई उसका रेप करता है, निर्भया का ही केस ले लीजिए, राइट, उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन निर्भया का ऐसा माना जाता है, या फिर निर्भया नहीं तो किसी और लड़की का ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है और वो कहीं पर ट्रैवल कर रही है और उसके बाद उसका रेप किया जाता है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता? मीन्स शी इज़ ओपन एंड उसका तो मीन्स शी इज़ ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव, तो फिर कोई और उसके साथ ऐसा ज़बरदस्ती सेक्स कर ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी सोच थोड़ी हम अलाउ कर। मीन्स दिस इज़ अ क्राइम, और क्राइम के खिलाफ पढ़े लिखे डॉक्टर्स जो हैं वो ऐसी टू फिंगर टेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ जो है वो तो डेफिनेटली हटा ही देनी चाहिए हमें। और ये टू फिंगर टेस्ट जो हैं वो एक महिला, एक पीड़ित जो होती है, उसकी राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों का वायोलेशन जो है ये टू फिंगर टेस्ट करती हैं। उसके कैरेक्टर को डिग्रेड करने की कोशिश भी इससे होती है। बात ये होती है कि नहीं, वो तो सेक्सुअली पहले ही एक्टिव थी, तो फिर क्या ये सारे नाटक हैं, ये वो, ऐसा थोड़ी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यही सोच को बदलने के लिए 2013 में जो क्रिमिनल लॉ हैं उसको जब अमेंड किया गया, इस अमेंडमेंट में भी ऐसा था कि जो एविडेंस हैं उस पर फोकस करना है, विक्टिम के कैरेक्टर पर आपको फोकस नहीं करना है। उस पीड़ित के पहले जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस हैं वो इररिलेवेंट हो जाते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंसेंट के साथ नहीं, कंसेंट के बिना उसके साथ किसी ने सेक्स किया है, तो दिस टोटली बिकम्स इररिलेवेंट कि वो पहले सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं। और डॉक्टर्स को तो क्या करना चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्शन है, या फिर कोई इंजरी हुई है, या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके प्राइवेट पार्ट्स में, तो उन सारी चीज़ों का फॉरेंसिक एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने का काम है। टू फिंगर्स से ये कोई चीज़ जो है आप तय नहीं कर सकते। यूनियन होम मिनिस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। आप देश के सारे डॉक्टर्स जो हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं और उनके नीचे आने पूरी जो चेन है, पूरे पिरामिड को में
टॉप से लेकर बॉटम तक हर किसी को पता चल जाना चाहिए कि ये 2 फिंगर टेस्ट जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। और अब इस पर मुझे लगता है कि वर्कशॉप्स कंडक्ट किए जाने चाहिए, राइट, बताया जाना चाहिए कि डॉक्टर्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें कह रहे हैं। इसी के साथ साथ जो करिकुलम है, जो स्टडी मटेरियल होता है मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें अगर ऐसी चीज़ें दी गई हैं तो ऐसी चीज़ों को हटा देना चाहिए, जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, और ये काम जो है वो सरकार को करना पड़ेगा। दूसरा जो आर्टिकल है, बैन इजंट इनफ, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इट्स ऑल्सो अबाउट 2 फिंगर टेस्ट। 2013 में, मैंने आपको बताया था ना कि मैं आंकड़ा दूंगा आपको, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द टेस्ट वायोलेट्स द राइट ऑफ रेप सर्वाइवर। जो रेप सर्वाइवर है, जो पीड़ित हैं, उसके अधिकारों का हनन करता है ये। और सेक्सुअल असॉल्ट लॉ अमेंडमेंट्स 2013 में जो किए गए, उसमें ये भी स्पेसिफिकली कहा गया है कि इट्स नॉट के सिर्फ एक पिनाइल वजिनाइल पेनिट्रेशन मीन्स एक जो कहते हैं ना कि पीनस का अगर पेनिट्रेशन हुआ है तो ही वो रेप नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप किसी के कपड़े फाड़ डालोगे, राइट, और उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेप। तो ये एक अपडेट भी इसमें आया है। तो ऐसे केस मीन्स तो 2 फिंगर टेस्ट से पता ही नहीं चलेगा कि रेप हुआ है या नहीं। तो 2014 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो हैं, इसने भी ये डिटेल्ड गाइडलाइंस जो हैं वो इश्यू की थी 2014 में, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन में चीज़ें जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया गया था कि आपको इस प्रकार के टेस्ट जो हैं उनको फॉलो नहीं करना है, लेकिन आज भी इसको किया जा रहा है, और विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने ये गाइडलाइंस को आज भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने 2020 में, मद्रास हाई कोर्ट ने इसी साल 2022 में, कुछ समय पहले की बात है, जब मद्रास हाई कोर्ट ने भी अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त किया था कि ये 2 फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल जो है वो आज भी कंटिन्यूएशन में है। तो वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। व्हेन आई से वी, आई मीन टू से पर्टिकुलरली सरकार को ये अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ राज्य सरकारें जहाँ पर फेल रही हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन को, ये बैन को, इसकी इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट या फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उनको भी जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एक अलग से लॉ लेकर आ सकती है ताकि पूरा देश जो है वो इस चीज़ को लेकर सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए। इट्स लाइक सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, जिसको 2015 में बैन कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे केसेस सेक्शन 66A IT एक्ट के तहत बहुत सारे कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो दिस इंडिकेट्स के जो पूरा पिरामिड है, टॉप टू लेकर बॉटम जो है वो सिंक्रोनाइजेशन में ही नहीं है। कहीं पर कोई लॉ हटाया गया है तो बॉटम की कोर्ट्स को भी पता होना चाहिए। सेम थिंग, वी नीड टू डू दिस थिंग। और 2013 में जो लॉ अमेंड किया गया तो उसमें सेफ की बात हुई है। सेफ यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट फॉरेंसिक किट, फॉरेंसिक एविडेंस किट, सेफ किट का इस्तेमाल करना है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं कि इतनी टेस्ट जो है वो आपको करनी है। इसमें कहीं पर भी 2 फिंगर टेस्ट नहीं है। तो ये सेफ किट के बारे में कितने डॉक्टर्स को पता है, नहीं पता है, तो उनको अपग्रेड करना है, राइट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़न्ट इट। तो आई होप ये पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ में आ गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गेट रियल सोशल मीडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। सोशल मीडिया को लेकर अब नए रूल्स एंड रेगुलेशंस सरकार ने निकाले हैं। सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो एक लंबे समय से ये चीज़ करती आ रही हैं कि जब भी कोई फेक न्यूज़ या फिर कोई भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है, तो जब सरकार सोशल मीडिया के पास जाती है तो सोशल मीडिया कहती हैं कि अच्छा ऐसा हो गया है, राइट, हम देखेंगे इसको। बहुत सारे बहाने फेक न्यूज़ को क्लैंप डाउन या फिर फेक न्यूज़ को डिलीट करने की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही स्ट्रेच, च्युइंग गम की तरह ऐसे खींचा गया और बार बार खींचा गया। बहुत सारे ऐसे बहानेबाजी सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो करती रही। और ऐसा जो कंटेंट होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो वायरल हो जाता है। और वायरल कैसे होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वायरल भी हो जाता है, और जो डैमेज जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया, इट्स लाइक ए मिसाइल, राइट, कि एक बार वो मिसाइल गिर गई, डैमेज हो गया, उसके बाद उस पर डिस्कशन से और कोई फ़ायदा नहीं। मीन्स हमें पता है कि बार बार एक जगह पर मिसाइल गिराई जा रही हैं, तो फिर हमें उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। तो इट्स सेम थिंग कि एक बार डैमेज हो गया, उसके बाद एक बार कोई वीडियो आ गया, किसी ने भाषण दे दिया, कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई, उसके बाद फिर से उसको लोगों के दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन अब घुस चुकी हैं उसको डिलीट करके नई इन्फॉर्मेशन को डालना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है।
तो अब सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फार एज कंटेंट मॉडरेशन इज कंसर्न, तो ये नए रूल्स ने फिक्स कर दी हैं और नए अमेंडमेंट्स जो हैं ये अब प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे अगर उन्होंने टाइम पर स्टेप्स नहीं उठाए तो। नए चेंजेस क्या कहते हैं? इट्स नो लॉन्गर इनफ टू एडवाइज यूजर्स टू फॉलो गाइडलाइंस। सिर्फ यूजर्स को गाइडलाइंस फॉलो करने के बारे में बता देना, दैट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ, राइट। अब अगर कोई ऐसी चीज़, मिस इन्फॉर्मेशन अगर है, फेक या फिर मिसलीडिंग अगर कोई कंटेंट है, तो सोशल मीडिया कंपनीज को इसको हटाना पड़ेगा, रीजनेबल एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए जितनी भी ताकत लगा सकते हैं वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया जो हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, तो ये रेगुलेटेड हैं, राइट। दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सेल्फ रेगुलेशन, वो सेल्फ रेगुलेट भी करते हैं और गेट कीपिंग भी है इसमें, कि आप किसी भी जो टीवी चैनल्स हैं उसमें वो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं दिखा सकते। फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ें दिखाएंगे तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ उनके लिए होंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो एक फ्री हैंड मिल गया था सोशल मीडिया को। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इन पर फिक्स की जाए। अगर ट्रेडिशनल मीडिया पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर उनकी लक्ष्मण रेखा है, तो सोशल मीडिया की भी लक्ष्मण रेखा होनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार डैमेज हो गया तो वो हो गया। और अनचेक्ड ट्रांसमिशन जो हुआ है फेक न्यूज़, इसकी वजह से कितने सारे पॉलिटिकल एरिना में या फिर रिलीजियस जगहों पर या फिर सोसाइटी में कितने सारे डैमेजेस हुए हैं। सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में ये डैमेजेस जो हैं वो हो चुके हैं। तो ये जो इम्यूनिटी मिल गई थी, ये इम्यूनिटी अब जो है वो नहीं चलेगी। यूरोप ने ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट निकाला और ये डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत लोग जो हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं और लोग जो हैं वो मीन्स यूरोप ने ऐसे लॉ निकाले हैं जिसके माध्यम से ये फेक न्यूज़ और ये सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। दूसरी एक चीज़, कुछ विसल ब्लोवर के अकाउंट्स ये कहते हैं कि सोशल, जो मैंने आपको बताया था ना कि वायरल कैसे कंटेंट होता है, तो उसका आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं उन्होंने अपने एल्गोरिथम्स इस प्रकार से डिज़ाइन किए हैं कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण, इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं ना, वो ऑटोमेटिकली उनके मशीन्स, उनके सॉफ्टवेयर्स कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किए हैं कि इस प्रकार के भड़काऊ भाषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनीज को पता है कि इस प्रकार का कंटेंट जितना चलेगा उतना सोशल मीडिया पर लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा अपना वक्त स्पेंड करेंगे, डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट उसमें आएगी। उन एडवर्टीज़मेंट से हमें जो एडवर्टीज़मेंट देने के लिए जो कंपनीज पैसे देती हैं तो उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो और वापस हमारे पास आएंगे। तो प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग करके ये एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए गए हैं। ये नए चेंजेस जो हैं, ये जो नए अमेंडमेंट्स हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में बात करें। नंबर 1, प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लेन द रूल्स इन मोर इंडियन लैंग्वेजेस। इंग्लिश में नहीं, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, जो भी हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो उन लैंग्वेजेस में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बताने पड़ेंगे। इसी के साथ ग्रीवियंस अपीलेट कमेटी गठित की जाएगी। इसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाली कुछ स्लाइड्स में आपको मिल जाएगी। आप ये समझ लीजिए, कमेटी बैठेगी और ये कमेटी जो है वो नज़र रखेगी, अगर कोई कंप्लेन आपने दी कि सोशल मीडिया पर ये फेक न्यूज़ चल रहा है या फिर ये हेट कंटेंट चल रहा है, तो फिर ये कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी और फिर आपको एक टाइम बाउंड, एक फिक्स समय के अंदर सोशल मीडिया को उस चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो अब लगता है कि राइट डायरेक्शन में चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं और रेगुलेटर्स जो हैं वो अब रेगुलेटर्स यानी कि सरकार जो है वो इस बात को अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो कहती आई हैं कि हम न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हैं, हम तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म पर कौन कैसा बिहेव कर रहा है वो हमें पता नहीं है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये कंपनीज़ के पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, मीन्स ऐसी चीज़ें उनके पास कि उनके पास एक एक यूज़र का डेटा, अगर वो चाहे एक एक यूज़र का डेटा जो है वो उनके पास आ जाता है, तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो उनको पता ही नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स जो हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट है, अकाउंटेबिलिटी फॉर सोशल मीडिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स जो आए हैं, तो इस रूल्स से अब जो मेन चीज़ जो सरकार करना चाहती है वो ये है कि हमारे भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ के तहत
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो बात है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया या फिर बिग टेक कंपनीज़ को करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने आपको बताया एपेलेट कमेटी के बारे में, तो ये एपेलेट कमेटी जो है इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे मेजॉरिटी में, और वो डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार की चीज़ें जो किस दिशा में चीज़ें जो हैं वो मीन्स क्या डिसीजन जो है लेना है, क्या गलत है क्या सही है एक्सेट्रा। तो इसको सॉफ्ट लॉ एनफोर्समेंट एक्शन कहा जा रहा है। सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही है, सरकार यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। आप देख सकते हैं कि सरकार के मेंबर्स कम होंगे, यहाँ पर इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो हैं वो इस एपेलेट कमेटी में ज़्यादा होंगे। तो इट्स लाइक ए ट्रायंगल, आप यहाँ पर समझ लीजिए, ट्रायंगल भी नहीं, इट्स लाइक ए स्क्वायर। तो यहाँ पर है सरकार, यहाँ पर है सोशल मीडिया कंपनीज, यहाँ पर हैं यूजर्स, और यहाँ पर हैं, ये रेक्टेंगल बन गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो आप फॉरगेट अबाउट रेक्टेंगल एंड ऑल दिस, ये मैं 4 पॉइंट्स यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई ये एपेलेट बॉडी या फिर कमिटी, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो ये 4 कॉर्नर्स जो हैं, तो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, सोशल मीडिया कंपनीज को फॉलो करने हैं। अगर कुछ गलत यूज़र को लग रहा है तो वो एपेलेट कमेटी को बता सकता है। एपेलेट कमेटी जो है वो डायरेक्ट डिसीजन लेगी, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगी, इनडायरेक्टली तो होगी ही ऑफ कोर्स, राइट। और ये टेक डाउन्स जो करने हैं, कोई गलत चीज़ है तो इसको हटाने की जो प्रोसेस हैं उसको आपको एक समय के अंदर ही ख़त्म कर देना है, राइट। और टाइम बाउंड सारी चीज़ें, कि कोई फेक न्यूज़ है तो उसको डिलीट करने का टाइम, ग्रीवियंस जो हैं इसको एड्रेस, ग्रीवियंस यानी कि आपकी कंप्लेंट जो है उसको भी एड्रेस करने का भी एक वक्त जो है वो तय किया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि क्या ये नए रूल्स से जो सोशल मीडिया ने एक जो इम्पोर्टेंट रोल, अब जो हम पॉजिटिव चीज़ें अभी हमने डिस्कस की रूल की, अब कुछ प्रश्न भी उठते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकती है। सोशल मीडिया फर्म्स ने क्या किया? सोशल मीडिया फर्म्स ने चीज़ों को डेमोक्रेटिक कर दिया, राइट। मैं आप हम सब कोई गलत चीज़ हो रही है तो हमें मीडिया के लोगों की राह देखने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइव जाते हैं। हम देखते हैं ना कि कई बार लोग लाइव करके फेसबुक या फिर इंस्टा या फिर एक्सेट्रा पर लाइव होकर बताते हैं कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। तो ये फ्रीडम जो है वो सोशल मीडिया ने प्रोवाइड किया है। तो ऐसा ना हो कि ये फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो जाए। सोशल मीडिया के पास जो लोग हैं, उन्होंने जो लोगों को बैठाया है ऐसी सारी चीज़ों को, इलीगल कंटेंट को हटाने के लिए, तो उतने ज़्यादा लोगों को नहीं बिठाया है, उतने ज़्यादा पर्याप्त लोग नहीं हैं, और ज़्यादा लोगों की आवश्यकता है। और उसके पीछे रीज़न भी ये हैं, और ज़्यादा लोग इसलिए भी चाहिए क्योंकि अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में, सोशल मीडिया तो ग्लोबल है, तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन में अलग अलग चीज़ें, कुछ जगहों पर चीज़ें इलीगल हैं तो कुछ जगहों पर वही चीज़ जो है वो इलीगल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन जो है ये पुलिसिंग लॉ एनफोर्स करता है कि सोशल मीडिया जो है उस पर एक नज़र होनी चाहिए, लेकिन फिर यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देश किस चीज़ को इलीगल मानते हैं, लीगल मानते हैं, तो वो अलग हो जाती हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो अपने आप में ये एक चैलेंजिंग होगा, लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं वो इतने पैसे कमा रही हैं तो उनके लिए ये कोई बड़ा इशू नहीं होगा। हाँ, उनका थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट से ज़्यादा अच्छा है ना कि सोसाइटी में ऐसा इश्यूज़ ना हो उनकी वजह से। गैगिंग सोशल मीडिया पायोनियर का ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल जो है ये सरकार का विरोध कर रहा है, और अच्छा आर्टिकल है ये भी। कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे, अब देखते हैं कि क्या ये सरकार का एक प्रकार से डिक्टेट है, क्या सरकार अब कंट्रोल करना चाहती है सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया पर एक प्रकार की सेंसरशिप डालना चाहती है कि आप कोई चीज़ अगर उसमें आ रही है सोशल मीडिया में तो सरकार को पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही, मीन्स क्या चीज़ अगर क्या इसको बेसिकली ये रिड्रेसल सिस्टम जो है, ये रिड्रेसल सिस्टम हकीकत में जो कहते हैं ना शुगर कोटेड, के जो एक शुगर कोटेड यानी कि क्या कहते हैं कि जहर जो हैं, तो उस पर अगर आपने मिठाई के अंदर जहर डाल दिया तो खाने में तो स्वीट ही लगेगा, लेकिन है वो जहर। तो वैसे ये रिड्रेसल सिस्टम इसका नाम दिया गया है, लेकिन हकीकत में ये क्या सेंसरशिप है, ये भी एक प्रश्न उठता है। न्यू रूल्स वुड रेन इन सोशल मीडिया लाइक नेवर बिफोर। इससे पहले कभी भी सोशल मीडिया को इस प्रकार से लगाम नहीं लगाई गई थी, राइट। इस प्रकार की लगाम लगाई जाएगी कि अब शायद सोशल मीडिया आगे बढ़ने से पहले 2 बार सोचें। और ये जो एपेलेट पैनल्स हैं वो सारी चीज़ों को, यूज़र्स जो हैं वो कंप्लेन करेंगे, तो अब क्या ऐसा होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं
कोई भी कहीं पर भी बैठकर जो है वो कंप्लेंट कर देगा और फिर सोशल मीडिया जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाए। तो ये जो इंडिपेंडेंस है सोशल मीडिया का, उस पर एक ख़तरा हो सकता है। ये एक अब कैसा इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक एंगल है जिस एंगल से हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। और सोशल मीडिया पर अब ये ऑनर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होगी कि अगर कोई ऐसा कंटेंट आया है तो क्यों वहाँ पर आया, ये कैसे उनसे बच गया, और इसको अब फ्यूचर में ऐसा ना हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर अब आ जाएगी। और आने वाले 3 महीनों के अंदर सरकार जो है ये पैनल भी क्रिएट करने वाली है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखरन हैं, उन्होंने कहा कि देखिए, ये सोशल मीडिया जो है वो सालों से बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहे हैं। तो बार बार सरकार कहती आ रही है, लेकिन ऐसे लाखों केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, तो अब सरकार जो है वो सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि 72 आवर्स के अंदर अगर किसी ने ये इश्यू फ्लैग किया तो 72 आवर्स के अंदर उन सारी चीज़ों को हटा देना होगा। मिस इन्फॉर्मेशन हो, इलीगल कंटेंट हो, ऐसा कोई कंटेंट जो अलग अलग धर्म के को फॉलो करने वाले लोग या फिर कास्ट के बीच में अगर कोई वायलेंस और इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उसको फटाफट हटाना पड़ेगा सोशल मीडिया को। और बहुत सारी सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी चैनल्स भी हैं जो सरकार की निंदा करती हैं, राइट, क्रिटिकल निंदा कि सरकार ने कोई गलत चीज़ की। तो बहुत सारी चैनल्स ऐसी हैं, यूट्यूब पर हैं या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर हैं, जो सरकार ने अगर कोई गलत चीज़ की है तो वो दिखाती हैं। तो क्या अब सरकार इनको रोकने की कोशिश कर रही है? अब इंटरनेट बहुत ही रीज़नेबल प्राइस का हो चुका है, स्मार्टफोन्स हर जगह पर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अवेयरनेस जो है वो एक नए लेवल तक पहुंच गई है फॉर श्योर। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि प्रॉक्सी या फिर डमी इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक जंगल में जैसे आग लग जाए वैसे आग लगा दे। तो अब देखना पड़ेगा कि ये सेंसरशिप का फॉर्म लेती हैं, ये जो नई चीज़ है या फिर नए बदलाव जो हैं वो सेंसरशिप की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं या फिर ये प्रॉपर रिड्रेसल सिस्टम है, वेट एंड वॉच, इज़न्ट इट। अब बात करते हैं COP27 के बारे में। COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। इस दुनिया के सामने, इंसानों के सामने नहीं, दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज। और यूनाइटेड नेशंस की ये जो COP27 की मीटिंग है 2022 की, ये इजिप्ट जो देश है इसका एक शहर है शर्म अल शेख। तो 6 से लेकर 18 नवंबर के बीच में, इसी महीने, आज से 5 दिन के बाद इजिप्ट में ये मीटिंग होगी। इसका नंबर है COP20। ये 27th मीटिंग है। मिस्र यानी कि इजिप्ट, इसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है। ये मीटिंग जो है COP27, ये अभी तक की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीटिंग है। पता है क्यों? क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते आए हैं कि बातें तो जो हैं, इनफैक्ट बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो तो बहुत हो चुकी। अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, तो वक्त जो है वो हमारे हाथ से चला जाएगा और उसके बाद उसका कोई रिटर्न पॉइंट नहीं है। COP21 की मीटिंग 2015 में हुई थी पेरिस में। पेरिस एग्रीमेंट आपने कई बार सुना होगा। तो 2015 में 193 देशों ने हस्ताक्षर किए थे इस पेरिस एग्रीमेंट पर, और सभी देश जो हैं वो स्वेच्छा से ऐसे प्रयास करने वाले थे कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम इतना कम करेंगे, हम इतना कार्बन एमिशन कम करेंगे, इतना कार्बन मिटिगेट करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और अब 2030 तक की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 8 साल हैं। इन 8 सालों में अगर जो राइट स्टेप्स लेने हैं वो नहीं लिए दोस्तों हमने, तो फिर रिटर्न टिकट कोई नहीं है, बर्बादी ही बर्बादी है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि रशिया के बड़े बड़े कस्टमर्स कौन है जो ये वॉर को फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, या फिर रशिया के जो बड़े कस्टमर्स हैं वो कौन है। उसमें मैंने एक बात बताई थी कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसकी वजह से एनर्जी इनसिक्योरिटी हुई है, और इसकी वजह से अब और ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल हो रहा है। जो कम करना था अब और ज़्यादा होगा। जर्मनी के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक पॉइंट भी बताया है, नहीं देखा वो वीडियो वो देख लीजिएगा, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, राइट, क्यूरियसली एजुकेशन पर जाइए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो।
अब वैश्विक तापमान को 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज देखें तो 1.2 डिग्री सेल्सियस जितना तापमान जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब 2100 तक अगर हम इसको इसके नीचे नहीं रखेंगे, और गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर 2 डिग्री सेल्सियस को हमने क्रॉस कर लिया तो उसके बाद जो क्लाइमेट चेंज आएगा उसकी स्पीड ऐसे रॉकेट की तरह होगी, इतने बड़े बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। COP27 के 4 मुद्दे हैं, ये याद रखिएगा। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, ये COP27 की कर्टन रेजर, आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी अगर आपने इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझा है तो। नंबर 1 इज़ मिटिगेशन, अल्पीकरण जिसको कहते हैं, कि ये जो फॉसिल फ्यूल है इसका इस्तेमाल घटाना, कम ऊर्जा खपत सुनिश्चित करना, यानी कि और ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव करना। और दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है अनुकूलन, कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का न्यूनतम किया जा सके। नंबर 3 इज़ जलवायु क्षतिपूर्ति, कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा। नंबर 4 इज़ जलवायु वित्त पोषण, जो डेवलप्ड देश हैं जिन्होंने ये तबाही मचाई, उनकी वजह से ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है डेवलप्ड देशों ने पहुंचाया है, और वो हर साल $100 बिलियन कंट्रीब्यूट करने वाले थे। बहुत सारे देश अब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। डेवलप देश ये कह रहे हैं कि ये कम होना चाहिए, डेवलपिंग देश ये कह रहे हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। लेकिन अभी भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स के कहीं ना कहीं अभी भी वो कमिटमेंट जो हैं, उतना ज़्यादा संकल्प जो है हमारा, वो उतना संकल्प ही नहीं है, वो ऐसे ही बात कर दी थी। संकल्प का तो एक अलग ही गहरा मतलब होता है। संकल्प यानी कि एक बार तय कर लिया कि ये करना है, फिर करना ही है, उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है। यहाँ पर तो प्लान B, C, D, E, न जाने कितने सारे प्लान्स जो हैं वो ये डेवलप देश जो हैं वो कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड। एंड दोस्तों, आई स्ट्रांगली बिलीव इन मिशन लाइफ। जो मिशन लाइफ हमारे देश ने, मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, अभी कुछ दिनों पहले ही प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने, देश ने इसको लॉन्च किया है। इसको आप फॉलो कीजिए। आप अगर घर के बाहर निकल रहे हैं, पानी टपक रहा है तो उसको बंद कीजिए, उस नल को बंद कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करना है, पंखा जो है वो बंद कर दीजिए, अगर यूज़ नहीं कर रहे तो लाइट बंद कर दीजिए, राइट। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जो है ना, उससे भी बड़े बदलाव आएंगे अगर हम सब मिलकर ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो प्लीज़ डू सपोर्ट मिशन लाइफ। ये किसी सरकार के लिए, मोदी साहब के लिए, मेरे लिए, क्यूरियसली एजुकेशन के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, हम सब के लिए हैं, और हम सबको ही ये स्टेप उठाने पड़ेंगे। क्योंकि बड़े बड़े देश तो बातें कर रहे हैं, तो वो करते रहे बातें, हम आज से ही ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमसे जो हो सकता है वो स्टेप हम उठा सकते हैं। और आज से मैंने तय किया है कि हर रोज़ मैं मिशन लाइफ को मेरे लेक्चर्स के माध्यम से, खास करके द हिंदू एनालिसिस वाले इस लेक्चर के माध्यम से, मैं अवेयरनेस स्प्रेड करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन। I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Thank you very much for your love and support. Jai Hind.